हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। जैसा कि आप देख पा रहे हो और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होगे। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि खोटा का वीडियो तीसरा लेक्चर। तो देखो, कोई भी कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए ना थोड़ा वक्त चाहिए होता है। और एक तो खोटा की बुक्स बड़ी मुश्किल से रांची से मैं निकाल के लाया और एक एक टॉपिक को खोटा में लिखना, फिर उसको हिंदी ट्रांसलेट करना, फिर उसके लिए क्वेश्चनर तैयार करना। तो थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ लेके ही आ रहा हूँ। और सिर्फ ये गद्य भाग नहीं, चूँकि पद्य भाग है, उसके बाद फिर निबंध है, उसके बाद फिर नाटक है और भी विधाएँ हैं। तो बहुत तरह से कंटेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं। यू जस्ट वेट, आप थोड़ा पेशेंस रखो, आपको सब कुछ मिलेगा। एग्जाम से पहले तक सब कुछ खत्म होगा, आप एकदम टेंशन ना लो, ठीक है। सो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली अगर आप झारखंड के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल दैट यू हैव। यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के किसी भी एग्जाम, चाहे एसआई, पुलिस, पंचायत, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे कंटेंट्स मिलने वाले हैं। और जो लोग बाकी भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे बैंक, पीओ, रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, एक्साइज, आरआरबी, एनटीपीसी, आपको उन सब के लिए भी यहाँ कंटेंट्स मिलेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो लोग बहुत सारा पीडीएफ डिमांड कर रहे थे, देखो एक एक करके मैं पीडीएफ दे ही रहा हूँ। हिस्ट्री जैसे ही पूरा खत्म करूँगा तो मैं हिस्ट्री का पूरा पीडीएफ एक साथ दूंगा, क्योंकि मैंने पहले 4 लेक्चर जो है ना हिस्ट्री के, वो इंग्लिश में दे रखा है। बाकी 4 के बाद सब बाइलिंगुअल है, तो थोड़ा सा कंटेंट को हिंदी इंग्लिश मॉडिफाई करने में थोड़ा वक्त लगता है। सो जस्ट हैव सम पेशेंस एंड दिस इज मी, योर मेंटर एंड गाइड। आई एम विकास कश्यप और मैं आपको आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत मदद करने वाला हूँ। सो चलिए, हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि ज्योग्राफी का लेक्चर 2 है। हम झारखंड का ज्योग्राफी देख रहे थे, जिसमें कि हमने पहला लेक्चर देख लिया था, ठीक है। आज ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम क्या क्या बात करने वाले, हम कंटेंट्स देखते हैं, ठीक है। और जो लोग भी मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल मांग रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा ऐप बहुत जल्दी आप तक पहुँच जाएगा। हम ऐप की सारी इन्फॉर्मेशन, जो कोर्सेज लाने वाले हैं, वो सब भी आपको बताएंगे। आप पेशेंस रखो। लैंग्वेज पेपर है तो वो भी जल्दी ही खत्म होगा, चाहे खोटा हो, झारखंड जीएस हो, मैथ्स हो। हम बहुत सारे कोर्स लेके आ रहे हैं और इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं ना कि आपको बहुत आसानी समझ में आ जाए। दूसरी बात है, वीडियो की फ्रिक्वेंसी कुछ लोग बोल रहे थे कम है, तो देखो, एक अच्छा कंटेंट देना, उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में देना और आपको समझाना, ये हमारा एक्चुअली मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस तरह से कंटेंट्स दूं, पढ़ाऊं कि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं सिर्फ वीडियो बनाना चाहूँगा तो मैं दिन भर में 2-3 वीडियो बना के दे दूंगा आपको, लेकिन ना उसमें उतने अच्छे कंटेंट्स रहेंगे, ना आपको उतना समझ में आएगा, तो फिर फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप हमसे जुड़े हो कुछ सीखने के लिए और मैं इस डाइस पर खड़ा हूँ आपको कुछ सिखाने के लिए। सो सब कुछ धीरे धीरे एक चैनल में, एक फ्लो में आ जाएगा। आपको अभी जितना कुछ मैं बता रहा हूँ आप पढ़ते चलो, क्योंकि मैं जो भी लेक्चर दे रहा हूँ ना, आज भी मैं जो आपको ज्योग्राफी का लेक्चर देने वाला हूँ, बिलीव मी, आपको यूट्यूब पे ऐसा लेक्चर नहीं मिलने वाला है। आप सर्च कर लेना, किसी ने कुछ पढ़ा रखा है, किसी ने कुछ पढ़ा रखा है, क्रोनोलॉजी का पता नहीं है, सही है समझाने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट वन, बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं जो लेक्चर लेके आया हूँ, मैं काफ़ी टाइम देता हूँ आपके लिए। बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा बीट्स लेके आता हूँ जो कि आपको लेक्चर के अलावा हर जगह काम आने वाले हैं। सो आप प्लीज़ एक एक बीट को समझो। और आपसे जब भी अपना झारखंड का लेक्चर लेके देखने बैठोगे ना, एक पेन और पेपर पकड़ के बैठना, क्योंकि देखो आज भी मैं बहुत सारा बीट्स देने वाला हूँ। आज तो मुझे ही लगता है कुछ बीट मुझे भी देखने पड़ेंगे कि मुझे कहाँ कहाँ क्या बताना है। मैंने इतना कुछ निकाल के रखा है, ठीक है। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली देख लो आज का कंटेंट क्या है हमारा। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं जियो स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, ठीक है, कि झारखंड का भूगर्भिक संरचना क्या है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, ठीक है। मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं भूगर्भिक संरचना। अगर मैं हिंदी में गलत नहीं हूं तो, ठीक है, वैसे गलत नहीं होगा, लिखने में गलत हो सकता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं जो शब्द बोल रहा हूँ हिंदी का वो समझ लेना है कि आज हम पढ़ने वाले हैं भूगर्भिक संरचना के बारे में। जियो स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, फिर झारखंड, या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड। आज हम भूगर्भिक संरचना झारखंड का क्या है उसको समझने वाले हैं। इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम रॉक सिस्टम ऑफ झारखंड को देखने वाले हैं। झारखंड का शैल तंत्र या झारखंड में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस रीजन से बिलोंग करती हैं, किस टाइम एरा से है, वो सब देखेंगे। फिर हम देखेंगे टॉपोग्राफिकल डिवीज़न,
इसे आप बोलते हो स्थलाकृतिक प्रभाग। फिर या फिर टोपोग्राफी का मतलब क्या हो गया कि भाई जो लैंड सरफेस है झारखंड में, जिस प्रकार की आपके भूमि पाई जाती है, कहीं हिल्स हैं, कहीं ज़्यादा हाइट के हिल्स हैं, कहीं थोड़ी वैली है छोटे वाले, कहीं कम हाइट्स के हिल्स हैं, कहीं तुम आपका लैंडफॉल पठार क्षेत्र है, कहीं प्लेटू है, कहीं पैट रीजन है। तो आज हम लैंड सरफेस की बात करेंगे कि लैंड सरफेस जो भी झारखंड में पाए जाते हैं वो किस तरह का, भूमि जो है वो किस तरह का, उसका फॉर्म ऑफ फीचर क्या है, कहीं समतल है कि पठारी है कि कहीं हाइट वाला हिल है, वो सब कुछ हम आज देखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इसके अलावा हिल्स एंड माउंटेन और पीक्स, आज हम बात करने वाले हैं पहाड़ियों की, चोटियों की। ये पीक सब कहाँ हैं, उनकी ऊंचाई क्या है, सिचुएटेड कहाँ पे है, तो उन सब बारे में बात करेंगे। और फाइनली इस लेक्चर खत्म होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थोड़े बहुत जो कि आपको जानने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ हम एमसीक्यू भी लेके आए हैं। तो अब हम जो भी लेक्चर डिजाइन करेंगे हम ट्राई करेंगे कि आपको कुछ एमसीक्यूज देते चले, ठीक है। और बिलीव मी, जो लोग पेन पेपर नहीं पकड़ के बैठे हो, पकड़ के बैठो। आज हम बहुत कुछ लीक से हट के बताएंगे, जितना कुछ बताएंगे ना उतना आपको जानना जरूरी है, चाहे वो इंडियन प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से हो या फिर झारखंड के प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से हो। सारा का सारा चीज़ एग्जाम में आता है, मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ। और जिनको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक जो है ना एकदम जीरो है फिलहाल, ये मैं बिलीव कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर जानते हो तो अच्छी बात है, मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सो एक एक करके देखो, प्यार से देखो। मैं इस लेक्चर को शायद 2 या 3 पार्ट में तोड़ूंगा भी, ठीक है। शुरू में मैंने सोचा था कि 30-40 मिनट में इसको खत्म करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ा सा डेप्थ में जाके आपको बताना इसलिए जरूरी है कि आप चीज़ों को पकड़ पाओ, आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाओ, समझ पाओ कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई है, ठीक है। हो सकता है इसके 2 पार्ट या 3 पार्ट आपको मिलेंगे, दैट डिपेंड्स कि मैं कितना दूर तक जा पाता हूँ। ये लेक्चर 35 से 40 मिनट में हम एंड करेंगे, जहाँ तक जाएंगे, फिर मैं इसका दूसरा पार्ट दूंगा आपको, ठीक है। सो जियो स्ट्रक्चर, भू संरचना या भूगर्भिक संरचना हम देखने वाले हैं झारखंड का। तो चलो इसमें हम एक एक करके पॉइंट्स देखते हैं। पहले पॉइंट्स क्या है, देखो जो सबसे पहला पॉइंट है वो बोलता है कि द झारखंड स्टेट लाइज ऑन द छोटा नागपुर प्लेटू, कि भाई जो झारखंड राज्य है वो छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। एक एक पॉइंट को हम समझते भी चलेंगे, समय जो भी लगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आपके दिमाग में चला जाना चाहिए। दैट इज ओनली मोटो आई हैव, यही मेरा एक लक्ष्य है। तो चलो देखो, पहला पॉइंट था कि झारखंड स्टेट लाइज ऑन छोटा नागपुर प्लेटू। हम बहुत सारे आज मैप्स को यूज करने वाले हैं ताकि आपको बहुत क्लैरिटी से कॉन्सेप्ट मिले। सो पहला पॉइंट है कि झारखंड स्टेट लाइज ऑन छोटा नागपुर प्लेटू, की झारखंड राज्य जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। देखो कैसे, ये देखो, ये रहा हमारा छोटा नागपुर पठार, ये रहा हमारा छोटा नागपुर पठार, देखो ये रहा हमारा छोटा नागपुर पठार। और जहां तक मुझे पता है कि आप लोगों को झारखंड का पता होगा कि इंडिया में झारखंड कहाँ है, तो यहाँ लाई करता है झारखंड। सो ये रहा छोटा नागपुर पठार और ये रहा हमारा झारखंड। सो इसका मतलब है कि जो पहला पॉइंट है वो सही है कि झारखंड जो राज्य जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। जो दूसरा पॉइंट कि छोटा नागपुर प्लेटू इज ए नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, कि जो प्रायद्वीपीय पठार है जिसे कि आप पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट पठार है। तो जो ये प्रायद्वीपीय पठार है इसका उत्तर पूर्वी प्रक्षेपण है। प्रक्षेपण कहने का मतलब प्रोजेक्शन है, कौन, छोटा नागपुर पठार। तो सबसे पहले हमने बात क्या करी कि झारखंड जो है वो छोटा नागपुर पठार पे है। ये रहा अगर इंडिया, तो यहाँ छोटा नागपुर पठार हुआ, तो झारखंड यहाँ हुआ। अब ये जो छोटा नागपुर पठार है ये किसका प्रोजेक्शन है, किसका प्रक्षेपण है, तो पेनिनसुलर प्लेटू का प्रक्षेपण है, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी एक्सटेंशन है या प्रोजेक्शन है, जिसे कि आप बोलते हो प्रक्षेपण है, ठीक है। तो कौन, तो छोटा नागपुर प्लेटू। अभी हम समझेंगे कैसे है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा होल्ड करो, पहले ये दोनों देख लो, फिर मैप पे चलते हैं तो हम समझाते हैं इसको। आप तीसरा पॉइंट क्या है कि ऐसा माना जाता है इट्स फॉर्मेशन इज डेटेड बैक टू 700 मिलियन ईयर्स एगो। ऐसा माना जाता है कि ये जो पठार बना हुआ है, ठीक है, ये लगभग 700 मिलियन साल पहले बना हुआ है। समझ लो 700 मिलियन ईयर बैक, कितना बड़ा बात है भाई, कितना समय है। एक इंसान की औसत जिंदगी कितनी है आजकल, 60 से 70 साल, ठीक है। अब समझ लो यार 700 मिलियन ईयर एगो है। 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख ईयर्स, 10 लाख ईयर्स। तो भाई यहाँ तो 700 मिलियंस की बात हो रही है, यहाँ कितने मिलियंस की बात हो रही है कि 700 मिलियंस की बात हो रही है। तो 700 मिलियन पुराना
ऐसा माना जाता है कि इसका फॉर्मेशन है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखो कि झारखंड इज एंडोर्ड विथ हेट्रोजीनियस लैंडस्केप एंड ह्यूज नेचुरल रिसोर्स। इसका कहने का मतलब क्या है? देखो हेट्रोजीनियस लैंडस्केप, पहले इसको हिंदी में समझ लो कि झारखंड विषम परिदृश्य तथा विशाल प्राकृतिक संसाधन से संपन्न है। देखो हेट्रोजीनियस लैंडस्केप का मतलब क्या है, होमोजीनियस लैंडस्केप का मतलब क्या है? जब लैंडस्केप की बात हो रही है, लैंड फॉर्म्स की बात हो रही है, लैंड सरफेस की बात हो रही है, भूमि किस तरह से थी, हेट्रोजीनियस नेचर का है। हेट्रोजीनियस नेचर कहने का मतलब हो गया कहीं ऊंची घाटी है, कहीं पठार है, कहीं समतल क्षेत्र है। तो ये कोई होमोजीनियस मतलब क्या होता है कि जो सेम हो। अगर मान लो बोलूँ मैं यहाँ से सपाट मैदान है तो भाई सपाट मैदान है, वो होमोजीनियस लैंडस्केप हो गया। लेकिन मैं बोलूँ कि देखो ये अगर मैं बोलूँ कि मैं एक शहर में गया और शहर के एरिया में एकदम ऐसा ही प्लेन फील्ड है, तो मैं बोलूँगा भाई सपाट क्षेत्र है यार, तो ये होमोजीनियस लैंडस्केप हो गया। कैसा हो गया? ये होमोजीनियस हो गया, मतलब सेम है सब तरफ, होमोजीनियस। लेकिन अगर मैं बोलूँ हेट्रोजीनियस है, मतलब अगर मैं इस शहर में दोबारा जाऊँ और मान लो कि ये शहर ऐसा है, चलो देखना एक एक पॉइंट समझेंगे हम। अगर ये शहर ऐसा है, मैं इस शहर में दोबारा जाऊँ तो मुझे कहीं हिल मिलने वाले हैं, कहीं प्लेन क्षेत्र मिलने वाला है, कहीं छोटी छोटी चोटियाँ मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ये हेट्रोजीनियस लैंडस्केप हो गया, वो होमोजीनियस लैंडस्केप है। तो बोल रहा है कि झारखंड जो है ना इंडोर्ड है, कहने का मतलब झारखंड में आपको किस तरह के लैंडस्केप मिलने वाले हैं, जमीन का जो भाग है, सरफेस कैसा मिलने वाला है, तो कहीं ऊंचे हिल्स मिलने वाले हैं, कहीं छोटी हाइट की पहाड़ियाँ मिलने वाली है, कहीं सपाट क्षेत्र मिलने वाला है, प्लेन मैदान मिलने वाला है। इसीलिए बोला गया कि हेट्रोजीनियस नेचर है। दूसरा ह्यूज नेचुरल रिसोर्स है। देखो झारखंड में आज हम मैप की बहुत बात करने वाले हैं, बहुत। ये तो कुछ झारखंड का मैप है, ये बोल रहा है कि ह्यूज नेचुरल रिसोर्स है। आप झारखंड में कहीं से कहीं चले जाओ, चाहे आप गढ़वा से उठा के साहेबगंज तक चले जाओ, ठीक है, या इधर कोडरमा से उठा के आप चाईबासा वेस्ट सिंहभूम तक चले जाओ, पूरा का पूरा जो एरिया है ना, पूरा का पूरा एरिया जो झारखंड का, वहाँ आपको ह्यूज नेचुरल रिसोर्स देखने को मिलेंगे। ये तो सबको पता है। लास्ट ग्रीन इन्वायरमेंट आपको झारखंड में देखने को मिलने वाला है, जो हरा हरा मतलब कि सुनहला मौसम जो है, हर जगह आपको एक अच्छी हरियाली देखने को मिलेगी। नेचुरल रिसोर्स झारखंड में बहुत ज़्यादा है। ये तो सबको पता है कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से संपूर्ण है, भरा पड़ा है। ठीक है, सो यही चीज़ वहाँ बोल रहा था। सो फिर चलते हम अपने पहले स्लाइड पे। सो यहाँ पे हमने क्या क्या बातें करी, यहाँ पे हमने बातें करी कि भाई झारखंड छोटा नागपुर प्लेटू पे लाई करता है, पॉइंट क्लियर। दूसरा है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है, पेनिनसुलर प्लेटू जो है, इसी का नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है। कौन? छोटा नागपुर प्लेटू। कि जो छोटा नागपुर पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है या एक्सटेंशन है, मतलब उत्तर पूर्वी प्रक्षेपण है या फिर एक्सटेंशन है, जिसे आप बोलते हो। इसको भी हम समझेंगे। ये समझ गए कि 700 मिलियन पुराना इसका फॉर्मेशन हुआ था और झारखंड में हेट्रोजीनियस लैंडस्केप पाए जाते हैं, ह्यूज नेचुरल रिसोर्स है। अब हम आते हैं इस टर्म पे कि भाई पेनिनसुलर प्लेटू क्या है और कैसे छोटा नागपुर प्लेटू जो है इसका नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है। ठीक है, समझना। तो पहले हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटू। कॉपी पेन निकाल लो, पॉइंट्स दे रहा हूँ, लिखते जाओ। लिखोगे तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, नहीं लिखोगे तो भाई अगर मैं इसका पीडीएफ भी देता हूँ तो ये जो मैं अलग से लिख रहा हूँ ये थोड़ी उसमें लिखा होगा, इसलिए प्लीज़ तुम लोग लिखो। ठीक है, फायदा होगा तुम लोग को। तो चलो अब हम बात करते हैं। देखो पेनिनसुलर प्लेटू, देखो पेनिनसुलर प्लेटू जो है ना, दो शब्द से मिलके बना है। कितने शब्द से मिलके बना है? दो शब्द से मिलके बना है। ये जो पहला शब्द है पेनिनसुलर, इसका मतलब है कि कोई भी लैंड मास जो कि तीन तरफ से पानियों से घिरा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर। ठीक है, ऐसा लैंड मास जो कि तीन तरफ से पानियों से घिरा हुआ हो। तो आप देख लो, ये है पेनिनसुलर। देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पेनिनसुलर प्लेटू का ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस। हम तो समझ लो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है ना पेनिनसुलर प्लेटू पे लाई करता है। ठीक है, तो भाई इसीलिए पेनिनसुलर इंडिया भी आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ लिखा हुआ देख लो। अभी हम जब पॉइंट्स बताते जाएंगे ना तो आपको समझ में आते जाएगा क्यों पेनिनसुलर इंडिया बोला गया इसको। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेटू के लिए ये जो दो शब्द से मिलकर बना है, पहला जो पेनिनसुलर, दूसरा प्लेटू। पेनिनसुलर का मतलब क्या है कि कोई लैंड मास जो तीन तरफ से, थ्री साइड से वाटर से सराउंडेड है। वाटर से सराउंडेड है, क्या है? सराउंडेड है, सराउंडेड, थ्री साइड वाटर सराउंडेड। ठीक है, या वाटर सराउंडेड बाई थ्री साइड। ठीक है, लिख देता हूं यहां बाई थ्री साइड्स, उसको हम बोलेंगे पेनिनसुलर। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा पेनिनसुलर प्लेटू।
ये रहा हमारा पेनिनसुलर प्लेटू जो कि 3 तरफ से पानियों से घिरा हुआ है। देखो कौन कौन, इधर से हो गया अरेबियन सी, अरब सागर, इधर से हो गया दूसरा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये लैंड मास जो है ये 3 तरफ से पानियों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे बोलते हैं पेनिनसुलर। अब प्लेटू का मतलब क्या होता है? प्लेटू का शुद्ध हिंदी तो आपको पता है पठार, लेकिन प्लेटू का मतलब क्या होता है कि ए टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है मीनिंग? प्लेटू का मीनिंग क्या है? ए टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। आपने कभी, आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हो, आप देखना टेबल कैसा होता है, आप ऐसे उठेगा और ये टेबल फ्लैट सरफेस हो जाएगा। तो थोड़ा हाइट तो रहता है, लेकिन उसके बाद जो उसका टॉप सरफेस होता है ना, टॉप लेवल जो होता है वो फ्लैट समतल होता है। तो प्लेटू वही होता है कि एक टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कि आपका जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ तो ये रहा मेरा मान लो टेबल, ये थोड़ी हाइट पे इधर से है, लेकिन ये जो सरफेस है ये समतल होगा। तो ये हो गया प्लेटू। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू जिसे कि आप प्रायद्वीपीय पठार बोलते हो, ये भी कुछ ऐसा ही है, ये भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा उठा हुआ है, एलिवेटेड है, उसके बाद प्लेन है। ठीक है, प्लेन सरफेस है इसका। तो ये रहा पेनिनसुलर प्लेटू का मतलब कि एनी लैंडमास व्हिच इज सराउंडेड बाय 3 साइड्स। पानी से जब 3 तरफ से घिरा हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे पेनिनसुलर। ठीक है, पेनिनसुला बोलते हैं। प्लेटू हो गया टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर जिसका मतलब थोड़ा हाइट हो लेकिन वो ऊपर से समतल हो। अब देखो पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में 2-3 बात और जानो। पहला, भारत का टोटल एरिया लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और पेनिनसुलर प्लेटू जो है ना एग्जैक्टली लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। तो आप समझ सकते हो भाई कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में पेनिनसुलर प्लेटू इंडिया में अगर 32 लाख इंडिया जो है अगर 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कैप्चर करता है, कवर करता है क्षेत्र को, और 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया अकेले पेनिनसुलर प्लेटू का है, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा मतलब इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक मिनट एसी ऑन करने दो। चलो, ये क्या हुआ कि आप समझ सकते हो पेनिनसुलर प्लेटू जो है लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। भारत का लगभग 32 लाख है, तो आप समझ सकते हो मेजर चंक भारत का लाई करता है इस पे। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पॉइंट देखो इसके बारे में जो तुमको जानना चाहिए। ये देखो, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू ये बना कैसे है? तो देखो ये बना कैसे है, 2-3 पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में याद रखना। पहला बात है कि ये जो है ना, ये आपका ओल्ड क्रिस्टलाइन और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक आपको मिलेंगे पेनिनसुलर प्लेटू में। ठीक है, और ये बना है गोंडवाना लैंड जो था, गोंडवाना लैंड, उसके ड्रिफ्टिंग और ब्रेकिंग से, उसको टूट जाने से, उसको ड्रिफ्ट करने से ये बना हुआ है। अब गोंडवाना लैंड जो है ये आपके लिए नया टर्म है, ये आपने शायद नहीं सुना होगा, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। जो मैं टर्म बोल रहा हूँ आज हम एक टर्म पे आपको बड़ा ब्रीफली बताने वाले हैं, आप कुछ नहीं भूलोगे। तो इसमें 2 चीज़ देखो, ज़्यादा नहीं, इसमें याद क्या रखना कि ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बना हुआ है। दूसरा कि वोल्केनिक ओरिजिन का है, वोल्केनिक ओरिजिन से बना है। मतलब वोल्केनिक ओरिजिन क्या होता है? ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है, लावा मैग्मा, तो उससे बना हुआ है। इसीलिए आपको इस रीजन में ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलेगा, या फिर बोलो तो ब्लैक सॉइल इस प्रायद्वीपीय पठार पर मिलता है, इसलिए आप उसको बोल सकते हो कि हाँ ये एक वोल्केनिक ओरिजिन है, ज्वालामुखी के कारण इसलिए बना हुआ है। ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक मतलब क्या होता है? आग्नेय चट्टान। ठीक है, उससे बना हुआ। और एक पॉइंट आप इसमें और याद रखना, ये बना कैसे है प्रायद्वीपीय पठार? तो ये गोंडवाना लैंड के टूटने या फिर ड्रिफ्टिंग से बना है, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ये बना कैसे है? ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। देखो मैं सब चीज़ को हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, बाकी पूरा कंटेंट हिंदी में है ही। अब ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग मतलब घसकना और टूटना, गोंडवाना लैंड के घसकने टूटने से, उसके मूवमेंट से ये टूट कर बना है पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखना, ये सब पूछे जाते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार पर लगभग किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है। तो ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि भाई वोल्केनिक इरप्शन से ये बना हुआ है। और जनरली जो भी पठार या जो भी इस तरह के रॉक्स होते हैं जो वोल्केनिक इरप्शन से बनते हैं, तो मैक्सिमम में आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट्स
पेनिनसुला इंडिया के बारे में आप ध्यान में रखना, ठीक है। और कुछ पॉइंट देखने दो, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं। अच्छा, इसकी जो औसतन ऊंचाई होती है ना पेनिनसुला इंडिया की, इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग है आपका 600 से 900 मीटर के आसपास की इसकी औसतन एवरेज हाइट है। किसकी? ये इस प्रायद्वीपीय पठार की। इसकी एवरेज हाइट क्या है? 600 से 900 मीटर का। और एक चीज में जो इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, देखो मैंने इसमें इसके बारे में क्या क्या बताया है। नर्मदा रिवर जो फ्लो करती है, अच्छा अब ये जो प्रायद्वीपीय पठार बना ना, ये प्रायद्वीपीय पठार का स्लोप है वेस्ट टू ईस्ट है। कैसा स्लोप है? लगभग ये जो मेरा प्लेटू बना है पठार, इसका स्लोप ऐसा है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, थोड़ा इस तरफ स्टीप है। ये जो है ये स्टीप है इस तरफ, इसका स्लोप जो है इस तरफ का है, ठीक है। यही रीजन है कि भारत में मैक्सिमम नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। भारत में मैक्सिमम जो नदियां हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं। कैसे फ्लो करती हैं? कहां जगह है और लिखा जाए, यहां देखो, मैक्सिमम रिवर जो नदियां हैं वो कहां से कहां फ्लो करती है? वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, ईस्ट फ्लो करती है, ठीक है। मतलब पश्चिम से पूरब फ्लो करती है। मैं हिंदी वालों को लिए बता दे रहा हूं कि मैक्सिमम जो भारत में नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब फ्लो करती है। दो नदियों का एक्सेप्शन है, दो नदी जो है एक्सेप्शन, एक नर्मदा और ताप्ती, वो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करते हैं। इसको आप लिख लेना, ये एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, बार बार आता है कि कौन से रिवर जो है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती, कौन से रिवर है? नर्मदा और ताप्ती। यहां मैं लिख रहा हूं, एक है नर्मदा, और दूसरा है ताप्ती। अगर क्लियर ना हो तो इसमें लिख देता हूं नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। ये दो नदी है जो कहां से कहां बहती है? ईस्ट से वेस्ट बहती है। कहां से कैसे बहती है? पूरब से पश्चिम बहती है, ठीक है। बाकी मैक्सिमम नदियां जो है कृष्णा गोदावरी ये सब आपको किधर से किधर बहेंगी? वेस्ट से ईस्ट बहेंगी, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट्स के साथ हमारा ये जो पेनिनसुला इंडिया कहानी था खत्म हो गया। हम एक बार समाप्त कर रहे हैं। ये जो कुछ लिखा है आपको मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? ऐसा लैंडमार्क जो वाटर से तीन तरफ से घिरा हुआ हो, जैसे इधर में अरब सागर, इधर में आपका हो गया इंडियन ओशन, इधर में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। प्लेटू का मतलब क्या होता है? टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर जो हल्का हाइट पे हो लेकिन ऊपर क्या हो? समतल हो। तो पेनिनसुला प्लेटू जो प्रायद्वीपीय पठार, ये भारत का बड़ा इंपॉर्टेंट पठार है। भारत इस पर लाई करता है, लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर करता है ये, और भारत का पूरा एरिया लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। इसकी औसतन ऊंचाई जो है एवरेज हाइट, ये क्या हुआ? एवरेज हाइट, ठीक है। एवरेज हाइट क्या है इसका? लगभग 600 से 900 मीटर है। वोल्केनिक ओरिजिन से बना हुआ है, इसलिए इस पर काली मिट्टी पाई जाती है। ओल्ड क्रिस्टलाइन और इग्नियस रॉक आपको देखने को मिलेंगे, आग्नेय चट्टान मिलेंगे आपको इस पर देखने के लिए। और ये गोंडवाना लाइन के टूटने से, ड्रिफ्टिंग से ये बना हुआ है। और जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये जो नर्मदा रिवर है ना, ये जो नर्मदा रिवर है, ये है कौन? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी बोल देता हूं, ठीक है। नदी जो है, देखो नर्मदा नदी जो है इसको लगभग दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो ऊपर का पार्ट है आपका, ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो है आपका, इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, जिसे कि आप हिंदी में क्या बोलते हो मैं बता रहा हूं, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू। ये डेक्कन प्लेटू हो गया दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और ये जो है आपका सेंट्रल हाईलैंड, इसे क्या, इसे आप बोलते हो उच्च, सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च केंद्र होगा ना इसका सिद्ध हिंदी। क्या हिंदी होता है इसका? देखो, केंद्रीय उच्च भूमि। सॉरी, मुझे थोड़ा हिंदी देखना पड़ रहा है बिकॉज यू नो थोड़ा दिक्कत होता है मुझे भी हिंदी में। ये इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, उच्च भूमि। सेंट्रल हाईलैंड्स को क्या बोलते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि। तो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा रिवर इस पेनिनसुला प्लेटू को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड, जिसे क्या बोलते हो? केंद्रीय उच्च भूमि। और नीचे वाले को बोलते हो डेक्कन प्लेटू, जिसे क्या बोलते हो? दक्कन का पठार, ठीक है। सो इतना सारा बात था पेनिनसुला प्लेटू के बारे में, और इसलिए जो लोग नहीं लिखे हो नोट्स में लिख लेना, और ना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। फिर हम इसको रब करेंगे। इस मैप में भी मुझे थोड़ा कुछ बताना है। अच्छा, तो अभी एक चीज समझ लेना, अब हम इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना ले लो। अब देखना, अभी यहां जो पॉइंट था हमारा वो क्या था?
हमारा पॉइंट था कि पेनिनसुलर प्लेटू का जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है, जो उत्तर पूर्वी प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण है, वही है छोटा नागपुर पठार। कैसे देखो, ये रहा मेरा पेनिनसुलर प्लेटू, ये रहा मेरा पेनिनसुलर प्लेटू, और इसका देखो नॉर्थ ईस्ट, यही तो प्रोजेक्शन, यही तो छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार कौन सा है? यही तो है। अभी मैंने बताया था आप लोग के मैप में, ध्यान से देखना। ये रहा छोटा नागपुर का पठार, यही रहा छोटा नागपुर का पठार ना, और ये रहा मेरा क्या, ये रहा मेरा पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न, देखो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये क्या रहा? नॉर्थ ईस्ट, माने उत्तर पूर्व। तो ये जो मेरा है पेनिनसुलर प्लेटू, इसी का तो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व प्रोजेक्शन है। इस प्राद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व प्रोजेक्शन कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेटू है। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, ये जो था इसको मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं आगे, कोई दिक्कत? बस सुनते चलो, आज बहुत कुछ है। अच्छा एक चीज और देख लो, देखो ये रहा मेरा पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। इसमें देखो कितना प्लेटू है। डेक्कन में इधर महाराष्ट्र प्लेटू है, मालंद है, मारवा है, मालवा प्लेटू है, बाघेलखंड है, हजारीबाग प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू है, रांची प्लेटू है। देखो सब इसी में लाई कर रहा है। अब मैंने बोला है कि नर्मदा जो है इसको दो पार्ट में बांटती है। एक है सेंट्रल हाईलैंड, ऊपर वाला हो गया, याद देखो नर्मदा अगर ऐसे फ्लो करती है ईस्ट से वेस्ट, ये हो गया सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट, ये हो गया डेक्कन प्लेटू का, दक्कन का पठार ये हो गया, और ये हो गया केंद्रीय उच्च, क्या होता है, हाँ, केंद्रीय उच्च भूमि। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार को ऐसे बांटा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ हम बाद में आएंगे। ये मैंने बता ही दिया कि छोटा नागपुर पठार पे झारखंड बसा हुआ है। अब चलते हैं, हम इसको देखते हैं। अब देखो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉक सिस्टम ऑफ झारखंड। कंटेंट मैंने बताया था आपको, इंट्रोडक्शन तो मैंने बता दिया कि भाई झारखंड छोटा नागपुर पठार पे है, ये प्रायद्वीपीय पठार का प्रक्षेपण है, एक्सटेंशन है। अब हम आज पढ़ने वाले रॉक सिस्टम, तो रॉक सिस्टम पहले पढ़ना जरूरी क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी कि हमको रॉक सिस्टम क्यों पढ़ना चाहिए, कि जो भी कंटेंट आज हम पढ़ रहे हैं ये लेक्चर हम देखें क्यों। उससे पहले दो चीज जान लो। अर्थ का जो लेयर होता है, अर्थ का जो इंटीरियर, जब तुम पृथ्वी के अंदर जाओगे ना तो आपको वहां लेयर्स मिलेंगे। जो अर्थ का लेयर है उसमें देखो ये पहला लेयर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा लेयर है। ये पहला लेयर को बोलते हैं इनर कोर, जिसे आप बोलते हो आंतरिक कोर, आंतरिक कोर। ये ठीक पहला के बाद दूसरा जो लेयर होता है ना, ये आउटर लेयर है, इसको बोलते हो बाह्य कोर। क्या बोलते हो? बाह्य कोर। ठीक है, इसे आप मेंटली बोलते हो। और इसे, ये तीसरा लेयर है, इसको आप क्या बोलते हो? मेंटल बोलते हो। चौथा जो लेयर है इसे क्रस्ट, इसे आप बोलते हो भूपरपट्टी। भूपरपट्टी क्या बोलते हो? भूपरपट्टी। ठीक है, सो अर्थ का इंटीरियर में अगर आप देखोगे तो चार लेयर है, इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल, और जो सबसे टॉप में है, ये देखो जो सबसे टॉप में है क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, फिर आउटर कोर, इनर कोर है। ठीक है, तो भाई ये मोल्टेन स्टेट में है। ठीक है, अब देखो अर्थ के अंदर जो है, अच्छा इस पॉइंट को भी जान लो, फिर हम उस पर बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि देखो अर्थ का ये जो कोर है, ये दोनों जो है कोर है 1 और 2 जो है क्या है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर है। तो आंतरिक और बाह्य कोर जो है ना उसको नीफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नीफे बोलते हैं। ये रहा हमारा इनर कोर यहां से यहां तक, और ये रहा हमारा आउटर कोर। ये टोटल जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम नीफे बोलते हैं, NIFE, इसको नीफे बोलते हैं। आप याद रखना, नीफे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे निकल और आयरन, यहाँ जो चीज, यहाँ निकल और आयरन की आपको मतलब कि बहुलता मिलती है, आपको अधिक मात्रा में मिलेंगे। यहाँ जो इस कोर में, अर्थ का जो ये कोर है इनर और आउटर कोर, वहाँ पे निकल और आयरन आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। इसका जो मेंटल का कोर है, ये वाला जो कोर है, लेट मी चेंज द कलर, इसका जो मेंटल का कोर है, ठीक है, ये जो आपका कोर है मेंटल का, यहाँ पे आपको इसको बोलते हैं सीमा। यहाँ सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है, ये दोनों आपको ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। और ये इसका टॉप है, ये जो क्रस्ट है, ये जो भूपरपट्टी है, मतलब मेंटल को क्या बोलते हैं? मेंटल को बोलते हैं सीमा। और इनर आउटर कोर को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नीफे, क्योंकि यहाँ पे निकल और आयरन मिलता है। मेंटल का जो ये जो लेयर है अर्थ का, यहाँ पे आपको सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलेंगे।
और ये जो क्रस्ट है भूपर्पट्टी, इसको बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल। देखो यहां लिखा हुआ है, क्योंकि ये सियाल जो है, सियाल क्या है, तो यहां आपको सिलिकॉन और एल्युमिनियम मिलेंगे इस लेयर में, इसलिए इसका नेमिंग भी है। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मेंटल का दूसरा नाम क्या है भाई, तो सीमा है। इनर और आउटर कोर, आंतरिक और बाह्य कोर का नाम क्या है, तो नीफे है। और क्रस्ट को क्या बोलते हैं, तो सियाल है। एक चीज और ध्यान में रखना जो अभी क्लियर नहीं है, कि ये जो क्रस्ट है ना, लगभग ये 100 किलोमीटर का थिकनेस है इसका। क्रस्ट का थिकनेस लगभग क्या है, अर्थ क्रस्ट का थिकनेस क्या है, लगभग 100 किलोमीटर का थिकनेस है। 100 किलोमीटर का थिकनेस, यू कैन बिलीव, सोच सकते हो कितनी मोटी परत है क्रस्ट की। ठीक है, सो ये चीज तो मैंने बता दिया कि भाई अर्थ का जो लेयर था, इनर आउटर कोर, उसका मेंटल, उसका क्रस्ट। इनर आउटर को बोलते हैं नीफे, मेंटल को बोलते हैं सीमा, और क्रस्ट को बोलते हैं हम सियाल, ये भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी और, कि आखिर हमें रॉक सिस्टम को पढ़ना जरूरी क्यों है। तो देखो, रॉक सिस्टम को पढ़ना जरूरी इसलिए है कि जब आप पहले आपको पता था कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, तो मैग्मा और लावा से बना हुआ है। अर्थ का इंटीरियर में क्या है, मैग्मा और लावा है। और मैग्मा और लावा होने के कारण जो मूवमेंट्स होते हैं उसके अंदर, जो मूवमेंट्स होते हैं उसके वजह से ये जो लावा मैग्मा बाहर निकल के आता है, ये जो लावा और मैग्मा बाहर निकल के आता है, वो क्या होता है कि बाहर निकलते ही, देखो ये मान लो मैग्मा और लावा है, ये बाहर निकला तो बाहर निकल के सॉलिडिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो भाई मतलब उसका जब मैग्मा लावा निकला, उसका शीतलीकरण हुआ, कूल हुआ, तो जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, जम हो जाता है, तो वो रॉक बनाता है। वो क्या बनाता है, रॉक बनाता है, जिसे आप चट्टान बोलते हो। अब इस रॉक पे जब वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, ठीक है, और इसका इरोजन और वेदरिंग के कारण मतलब बहुत सारे इस पे जब एक्सट्रोजेनिक फोर्सेस लगते हैं, जैसे मान लो कोई पत्थर है, पत्थर के ऊपर में लाइट पड़ा, एयर का प्रेशर पड़ा, पानी पड़ा, टेम्परेचर पड़ा, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, वो टूटता है, इरोजन होता है, डेनुडेशन होता है, वेदरिंग होता है, और वो क्या बन जाता है, फिर रॉक से क्या हमें बनता है, सॉइल बनता है, मिट्टी बनता है। अब जब मिट्टी बन गई तो मिट्टी के ऊपर क्या होगा कि मिट्टी में ह्यूमस है, तो भाई खेती होती हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है। अब जब हम मिट्टी पे खेती कर सकते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, वहाँ ह्यूमन का सेटलमेंट होगा, वहाँ आदमी लोग रह सकते हैं। अब जहाँ आदमी रहेंगे तो आप वहाँ का इकोनॉमी भी जज कर सकते हो कि भाई कितने आदमी रहते हैं, क्या खर्चा है। तो बेसिकली देख लो, अगर आपको रॉक सिस्टम समझ में आ गया ना कि भाई कहाँ का रॉक सिस्टम कैसा है, तो आपको वहाँ की मिट्टी मोटा मोटी समझ में आ जाएगी। मिट्टी समझ में आ गई तो आपको प्रोडक्शन समझ में आ जाएगा एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर अगर वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा है, तो भाई लोगों की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ये भी आपको समझ में आएगा। या फिर अगर मिट्टी खराब है तो वहाँ लोगों की डेंसिटी कम होगी, और उससे आप वहाँ के इकोनॉमी का पता भी लगा सकते हो। तो देख लो, रॉक सिस्टम को पढ़ने से तुम पढ़ क्या रहे हो और जान क्या रहे हो। इसलिए हमें रॉक सिस्टम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं इस तरह से कि भाई कौन सी चीज़ें किस जगह किस कंडीशन हालात में होगी। हम एक ह्यूमन एस्पेक्ट से भी देखते हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से भी देखेंगे, हम सब तरफ से देखेंगे। तो रॉक का पढ़ने से आप देखो क्या चीज़ जान पा रहे हो कि भाई ह्यूमन की डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी। तो भाई जहाँ रॉक्स अच्छे सॉइल में तब्दील होंगे, जहाँ की मिट्टी ज़्यादा आपको प्रोडक्शन दे पाएगी, तो हम मिला जुला रॉक सिस्टम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम रॉक सिस्टम पढ़ेंगे ना तो मोटा मोटी हम वहाँ की इकोनॉमी तक को जज कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए हम आज झारखंड के सैल तंत्र या फिर चट्टानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अब हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ अर्थ की। ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ अर्थ की, अभी मैंने आपको बताया कि हम लेक्चर को पढ़ने क्यों वाले, ये भी बता दिया। अब देखो ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो लगभग 225, अब पॉइंट्स को सिर्फ सुनना, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपका सुनना ही काम है। ये 250 नहीं, इसको 225 करो। बहुत कुछ जगह 250 भी थे, पर 225 ही रख दो। अभी पहला पॉइंट को भूल जाओ, दूसरा पॉइंट देखो। ये बोल रहा है कि अराउंड 225 मिलियन ईयर्स एगो ऑल कंटिनेंट वेयर द पार्ट ऑफ ए सिंगल लैंड मास कॉल्ड पैंजिया एंड द ओशन सराउंडिंग इट फ्रॉम होल साइड वाज कॉल्ड पैंथालासा ओशन। ये बोल रहा है कि लगभग आज से 225 मिलियन साल पहले, करीब 225 करोड़ साल या मिलियन साल जो भी हो, पहले सभी महाद्वीप एक ही भूमि का हिस्सा थे, कि जितने भी कंटिनेंट्स हैं सब महाद्वीप एक लैंड मास था, एक भूमि का हिस्सा थे, जिसका नाम क्या दिया गया, पैंजिया दिया गया। ठीक है, और जो उस लैंड मास के सराउंडिंग में वाटर था, जो भी पानी से घिरा हुआ था, उन सब को बोला गया
एक ओशन का नाम दिया गया जिसे बोला गया पैंथेलेसा ओशन। मतलब यहाँ पे हमको दो टर्म मिला है, एक मिला पैंजिया और एक मिला पैंथेलेसा। ठीक है, तो पहले आप ये दोनों पॉइंट को समझ लो, सुन लो सिर्फ, बाकी हम इसका डिस्कशन अभी आगे करेंगे स्लाइड में, चूंकि बहुत सारे मैंने मैप्स उठाए हैं तो आपको बताता चलूंगा। ये बोल रहा है कि आज से लगभग 225 साल पहले जितने भी महाद्वीप है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे, दे वेयर द पार्ट ऑफ ए सिंगल लैंड मास, वो सारे के सारे एक ही भूमि के हिस्सा थे जिसका नाम क्या रखा गया था, पैंजिया रखा गया था। और जो वाटर बॉडीज उसको सराउंड किए हुए थे, जो पानी उसको घेरे हुए था, उसको बोला गया पैंथेलेसा ओशन। पहला पॉइंट अभी इतना जान लो। दूसरा, अब आओ देखो पैंजिया का मीनिंग क्या है। तो पैंजिया जो है ना, दो शब्द से मिलकर बना है, पैन और जिया। पैन और जिया, पैन और जिया, इसको इन करो, पैन और जिया। पैन का मतलब होता है ऑल और जिया का मतलब होता है मदर अर्थ। तो भाई उस समय पृथ्वी पे एक ही लैंड का टुकड़ा था, एक ही भूमि का हिस्सा था, इसीलिए उसको बोला गया था ऑल मदर अर्थ। मतलब पूरा पृथ्वी जो था, वहां जो भूमि का टुकड़ा था, एक ही टुकड़ा था, इसलिए उसका नाम दे दिया गया पैंजिया, ऑल मदर अर्थ। ठीक है, पैंजिया का मीनिंग क्या है, ऑल मदर अर्थ। तो 225 साल पहले सारे महाद्वीप एक ही कंटिनेंट, एक ही लैंड मास का टुकड़ा थे। ठीक है, एक ही भूमि का टुकड़ा था, इसे बोला गया पैंजिया, और जो उसको सराउंड कर रहा था उस ओशन को बोला गया पैंथेलेसा। अब इसको हम देख लेते हैं मैप में। पहले देखो, ये बोल रहा है कि आज से 225 साल पहले, ये देखो पृथ्वी हमारी, ये पूरा जो लैंड मास है, एक एक करके समझते चलो। ये देखो, ये पूरा जो भूमि है एक ही जगह है, एक ही टुकड़े में है। इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया पैंजिया। ये देखो, इसका नाम क्या है, पैंजिया, पैंजिया। और जो पानी, जो वाटर बॉडीज को सराउंड किए हुए, उसका नाम दिया गया ओशन। कौन सा, पैंथेलेसा ओशन। इसका नाम क्या है, पैंथेलेसा ओशन। तो ये आपको समझ में आ गया पृथ्वी उस समय कब, 225 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, 225 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो ये जो लैंड मास है, एक भूमि का टुकड़ा है, इसका नाम दिया गया था पैंजिया, और जो ओशन, जो पानी इसको घेरे हुए था, इसका नाम था पैंथेलेसा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, बोला नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि पैंजिया बिगिंस टू ब्रेक अप अबाउट 200 मिलियन ईयर एगो। मतलब 225 मिलियन साल वैसा कंडीशन था, और 25 मिलियन ईयर और हम आगे आए, अगर 25 मिलियन साल हम और आगे जाते हैं तो क्या हुआ कि पैंजिया जो है वो टूटने लगा, बिगिंस टू ब्रेक। ठीक है, लगभग 200 मिलियन साल पहले पैंजिया ने पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल और मेंटल कन्वेक्शन के परिणामस्वरूप टूटना प्रारंभ कर दिया। तो ये पैंजिया जो है ना, पैंजिया टूटना प्रारंभ हो गया। किस कारण से, दो मेजर रीजंस थे। एक तो था कि जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स है, मूवमेंट ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स, आपको पता है कि पृथ्वी जो है टेक्टोनिक प्लेट्स पे है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के वजह से वो टूटने लगा, और दूसरा मेंटल कन्वेक्शन की वजह से। ये दोनों टर्म को हम अभी अच्छे समझेंगे। पहले मैं ये लास्ट का एक छोटा सा पॉइंट है, इसको बताता हूं, उसके बाद फिर हम समझाते हैं आपको। अब फिर बोल रहा है कि एज द टाइम पासेज, जैसे समय बीतता गया, ऑल फ्रेगमेंट्स स्टार्ट सेपरेटिंग, एंड बाय द एंड ऑफ द क्रेटेशियस पीरियड, क्रेटेशियस अवधि काल के बाद, उसके खत्म होने तक, एवरी कंटिनेंट टुक देयर शेप एंड पोजीशन। ये बोल रहा है कि जैसे समय बीतता गया, सारे फ्रेगमेंट्स टूट टूट के अलग होते गए, और क्रेटेशियस पीरियड, क्रेटेशियस समय के अंत तक उन्होंने अपना शेप और पोजीशन ले लिया। अब इसमें बहुत सारे टर्म मिले हैं। पैंजिया मैंने आपको बता दिया, ऑल मदर अर्थ। पैंजिया क्या था, हम ऐसा मान रहे थे कि 225 मिलियन साल पहले पृथ्वी पे एक ही जो भूमि का टुकड़ा था, उसका नाम दे दिया गया पैंजिया, जो पानी उसको घेरा था उसको नाम दे दिया गया पैंथेलेसा। अब बोल रहा है कि पैंजिया टूटना स्टार्ट हुआ, क्यों, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ अर्थ टेक्टोनिक प्लेट एंड मेंटल कन्वेक्शन। देखो अब ये टूट कैसे रहा था, कारण क्या था, समझना। ये देखो, मैंने बोला कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, मैग्मा है, लावा है। तो ये तुम देखो कि ये जो मैग्मा है, अब भाई अर्थ के अंदर मैग्मा है, लावा है, तो हलचल होते रहती है, और थर्मल डिफरेंस जैसे ही आता है, थर्मल डिफरेंस जैसे ही आपको आएगा, तो थर्मल डिफरेंस के कारण क्या होता है कि ड्यू टू द थर्मल डिफरेंस कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होने लगते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये मोल्टेन स्टेट में है, इसका मूवमेंट इस तरफ है, इसका मूवमेंट इस तरफ है। तो जब मोल्टेन स्टेट में है और इसके अंदर में मोशन होते रहता है अर्थ के इंटीरियर में, तो क्या होता है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो थर्मल डिफरेंस के कारण क्या होता है कि या तो ये प्लेट्स जो है आपस में या तो एक तरफ आएंगी, या तो ये प्लेट आपस में
इस तरफ आएंगी, कन्वर्ज होंगी, या फिर ये डाइवर्ज होंगी। तो भाई अगर ये डाइवर्ज होगा, अगर ये दोनों इधर जाएगा, तो इसके ऊपर जो क्रस्ट है, जो ये लेयर है, पृथ्वी का लेयर है, ये भी तो प्लेट्स मूव करेंगे ना। तो मेंटल कन्वेक्शन, ये जो मैग्मा का फ्लो है, इसमें अगर थर्मल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो या तो कन्वेक्शन मतलब थर्मल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो या तो कन्वर्जेंस होगा, या आपस में कन्वर्ज करेंगे, ठीक है, या फिर डाइवर्जेंस होगा। तो भाई कन्वर्जेंस हो या डाइवर्जेंस हो, उस कारण से क्या होता है कि चूंकि इनमें कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होगा, तो इसके ऊपर ये जो प्लेट है, जो क्रस्ट है, ये देख रहे हो आप, इसमें मूवमेंट होगा। तो इसी वजह से क्या हुआ कि पेंजिया ब्रेक करना स्टार्ट किया। ठीक है, आप समझ रहे हो कि ये जो लैंड मास है, देखो ये जो लैंड मास है, अगर इसमें कहीं कोई मूवमेंट हो रहा होगा और थर्मल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो ये जो टुकड़ा है, ये कहाँ है भाई? भूमि, देखो ये अर्थ है, तो इसके ऊपर यही तो क्रस्ट है, ये मान लो ये अर्थ क्रस्ट है, ये भूपर पट्टी है, और इसके ऊपर यही मास का, ये जो आपका जमीन का टुकड़ा है, ये है। तो भाई अंदर में अगर हलचल हो रहा है और अंदर में प्लेट्स, अगर अंदर में अगर मैग्मा लावा है, थर्मल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, फोर्सेस लग रहे हैं, ये डाइवर्ज कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्रस्ट पे भी मूवमेंट होगा। तो ये जो लैंड मास है, ये क्या करेंगे? मूव करने लगते हैं। इसी कारण से क्या हुआ कि जो अंदर में मेंटल कन्वेक्शन या टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट था, उसके वजह से ये जो पृथ्वी के ऊपर एक भूमि मास का टुकड़ा था, इसमें भी हलचल होना स्टार्ट हुई और ये ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, ये टूटना प्रारंभ कर दिया। आगे बात समझ में आपको? इसमें बस इतना ही याद रखना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट और मेंटल कन्वेक्शन में एक्चुअली होता है क्या है कि मैग्मा लावा में अगर थर्मल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, तो ये वो क्या करते हैं कि प्लेट्स को या तो कन्वर्ज करेंगे, या तो एक दूसरे के करीब लाएंगे, या डाइवर्ज कर देंगे, या दूर कर देंगे। तो भाई इनमें अगर कन्वर्जन डाइवर्जेंस होगा, तो ये जो क्रस्ट है, इस पे भी होगा, और इसके ऊपर ये जो भूमि का टुकड़ा है, वो भी जैसे ये प्लेट्स मूव करेगा। मान लो यहाँ ये प्लेट है, ये क्रस्ट का प्लेट है, इसके ऊपर जो होगा, अगर ये इधर जाएगा और ये मान लो एक दूसरा प्लेट है, 1 2, अगर ये मान लो 1 है और ये 2 है, अब मान लो अंदर में कुछ हलचल हुआ, ये इधर जाने लगा, ये इधर जाने लगा, तो ये प्लेट्स भी आपस में इधर दूर दूर जाने लगेगी। और अगर डाइवर्जेंस हुआ, अगर ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये प्लेट्स भी आपस में नजदीक आएगी। तो वही कहानी हुआ इस पेंजिया के साथ में, ये ब्रेक करना स्टार्ट किया, और ये अगर ब्रेक करना स्टार्ट किया, तो देखो, तो बोल रहा है कि और फिर फाइनली क्या हुआ कि समय जैसे जैसे बीतता गया, ये फ्रेगमेंट्स क्या हुआ, दूर होते चले गए, और कंटिनेंट महाद्वीप का शकल ले लिए और अपने जगह पे चले गए। ठीक है, अब देखो ये क्या है। तो भाई ये जो घटना घट रही थी कि भाई 225 साल पहले, मिलियन साल पहले पेंजिया था, फिर उसके 25 मिलियन साल पहले, 225 मिलियन साल पहले पेंजिया था, 200 मिलियन साल पेंजिया टूटना प्रारंभ कर दिया और बाद में कंटिनेंट्स बन गए। तो ये कैसे लोग जाने? तो देखो एक्चुअली क्या हुआ था कि एक एल्फ्रेड वैगनर एक जर्मन मेटलॉजिस्ट हैं, जो कि धातु वैज्ञानिक है। ये क्या हुआ कि ये अंटार्कटिका गए थे भाई घूमने। अब भाई साहब के पास अच्छा खासा पैसा होगा, तो भाई घूमने चले गए। तो ये जर्मन मेटलॉजिस्ट हैं, इसको मेटलॉजिस्ट को क्या बोलते हो? धातु वैज्ञानिक। तो ये जो एल्फ्रेड वैगनर है, 1912 में ये अंटार्कटिका घूमने गए थे, और वहां पे उन्हें क्या मिला? वहां पे उन्हें फॉसिल मिला। फॉसिल को आप हिंदी में क्या बोलते हो? जीवाश्म बोलते हो। तो वहां उन्हें फॉसिल मिला, तो वो सोच में पड़ गए कि भाई अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में फॉसिल कैसे मिला। तो वहां से वो जो स्टडी किए, तो एक थ्योरी निकाल के लाए। उस थ्योरी में बताया गया कि 225 मिलियन ईयर एगो अर्थ पे एक ही लैंड मास था, जिसका नाम उन्होंने दिया पेंजिया, और जो वाटर बॉडी उसको बोला गया सुपर कॉन्टिनेंट। ये जो सिंगल लैंड मास था, इसको बोला गया सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। ठीक है, कॉन्टिनेंट महाद्वीप होता है, सुपर महाद्वीप समझ लो, और जो वाटर बॉडी इसको सराउंड की हुई थी, जो पानी इसको घिरे हुए था, इसको उन्होंने बोल दिया पैंथेलेसा ओशन। पैंथेलेसा, हिंदी में भी इसे पैंथेलेसा ही लिखते हैं, इसलिए घबराना मत आप लोग। ठीक है, उसे पेंजिया ही बोलते हैं, इसे पैंथेलेसा ही बोलते हैं। तो पैंथेलेसा ओशन, महासागर। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ था एल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ये 1912 में उन्हें अंटार्कटिका में फॉसिल मिला। तो उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी दिया, जिसमें ये बताया गया था कि भाई लगभग इतना मिलियन ईयर्स एगो जो अर्थ है, उस पर एक ही लैंड मास होगा, जिसका नाम दिया उन्होंने पेंजिया। सुपर कॉन्टिनेंट जो पानी से घिरे, उसका नाम दे दिया उन्होंने पैंथेलेसा। ठीक है, तो यही कहानी थी। अब हम देखते हैं कि भाई कैसे मूवमेंट हुआ, इस मूवमेंट को समझते हैं पहले।
तो देखो आप देख सकते हो, ये तो मैंने पैंजिया दिखाया आपको, ये तो मैंने पैंजिया दिखाया। ये देखो, ये जो पूरा एक लैंड मास था ना, इसी से टूट के सारे कॉन्टिनेंट बने। कितने कॉन्टिनेंट है अभी आज के डेट में, कितने कॉन्टिनेंट है, कितने महाद्वीप है बताओ मुझे? पता 99.999% बच्चे बोलने वाले हैं 7। ये एक्स्ट्रा बीट एक ले लो मेरे से। आप बोलोगे 7 कॉन्टिनेंट है, लेकिन नहीं, एक कॉन्टिनेंट नया और ऐड हुआ है, 8 कॉन्टिनेंट है। बहुत लोगों ने इसे भी मान्यता दे दिया है 8वां कॉन्टिनेंट, इसका नाम है जियालैंड, जियालैंडिया, इसका नाम है जियालैंडिया। क्या नाम है इसका? यहाँ लिख रहा हूँ, देख लो, जियालैंडिया। ये एक्चुअली 8वां कंटेंट ग्रुप में इसे मान्यता मिल रहा है। ये इसका 95%, 94 to 95% भाग जो है ना सबमर्ज्ड है। 95% इसका पोर्शन जो है ना सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड मतलब क्या होता है? डूबा हुआ है। सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है, डूबा हुआ है। सबमर्ज्ड को हिंदी में क्या बोलते हो? डूबा ही बोलेंगे सर, डूबा हुआ है। अब ये देखो, ये बेसिकली बना किससे है? तो न्यूजीलैंड और गोंडवाना के जो चंक्स है ना, इन दोनों से मिलके इस कंटिनेंट को, ये कंटिनेंट बना हुआ है। तो न्यूजीलैंड का जो कुछ सबमर्ज्ड पोर्शन है, जो पानी के अंदर है, माना जाता है कि 1 बिलियन ईयर से वो उससे ही पुराना है, ऐसा बोला जा रहा है। तो न्यूजीलैंड और आपका दूसरा क्या है कि गोंडवाना का जो चंक्स हैं, इनसे मिलकर इस कंटिनेंट को माना जा रहा है कि बना हुआ है। और इसे 8वां कंटिनेंट, 8वां महाद्वीप के रूप में इसे मान्यता दी जा रही है। बहुत लोगों ने ऐसा बोला है। तो अगर 8 कंटिनेंट का बात आप कहीं भी सुनो तो आप समझ लेना उसका नाम क्या है? जियालैंडिया। अच्छा, इसका दूसरा नाम मैं बता रहा हूँ जो अच्छा नाम है, इसका नाम है तस्मैंटिस। इसका नाम क्या है? तस्मैंटिस, याद रखना। 8वां कंटिनेंट तस्मैंटिस, ठीक है। ये किसका पार्ट है? तो गोंडवाना का जो चंक्स है, अभी हम गोंडवाना की चर्चा नहीं की, गोंडवाना की चर्चा करेंगे। ये जो गोंडवाना का चंक्स है, चंक्स मतलब क्या होता है? टुकड़ा। और न्यूजीलैंड के बहुत सारे जो सबमर्ज्ड पोर्शन है जो पानी के अंदर, तो इन सबको मिला के एक नया कंटेंट के रूप में इसे देखा जा रहा है। ये मैक्सिमम सबमर्ज्ड है, ठीक है। और ये आपको लगभग ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इसके नीचे वाले पोर्शन में इस तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये 8वां कंटेंट है। अगर आपसे पूछा जाए तो 7 तो लगभग ठीक है, लेकिन 8वां कंटेंट का अगर जिक्र हो तो भाई इसी का जिक्र हो रहा है, आप ध्यान में रखना। तो देखो, ये जो मैं बताना चाह रहा कि जो पैंजिया है ना, देखो इसी से सारे कंटिनेंट टूट के निकले हैं। ये देखो, ये जो सिंगल लैंड मास है, ये नॉर्थ अमेरिका बनेगा, ये यूरेशिया बनेगा, फिर ये टूटेगा, यूरोप और एशिया में बनेगा, ये अफ्रीका बनेगा, साउथ अमेरिका बनेगा। देख रहे हो ना, ये अफ्रीका बनेगा, ये साउथ अमेरिका बनेगा, ये इंडिया बनेगा, ये ऑस्ट्रेलिया बनेगा, ये अंटार्कटिका बनेगा, ये आपका क्या बन जाएगा? यूरोप और एशिया बनेगा, और ये नॉर्थ अमेरिका बनेगा। तो यही पैंजिया जब टूटेगा ना, तो ये 7 कंटिनेंट्स बनाएंगे। तो हम आगे देखेंगे कि 7 कंटिनेंट्स कैसे बने हैं, उसकी जर्नी को हम चलो देखते हैं, ठीक है। तो देखो, वो 225 साल पहले तो भाई पैंजिया था। ये जो अभी आपने देखा, ये 225 साल पुराना पैंजिया है, मतलब 225 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। और ये 200 मिलियन ईयर एगो ये टूटना प्रारंभ हुआ। अब ये जो टूटना प्रारंभ हुआ, देखो ये यहां से टूटना प्रारंभ हुआ। अब बस मैप में समझना है कि कार्यक्रम चला कैसे है, ठीक है। कहानी आपने सुन ली, अब देख लो कि हीरो हीरोइन, फाइट, विलन सब यहां दिख जाएगा आपको। तो देखो, ये था पैंजिया, ये टूटना प्रारंभ हुआ, ये 2 पार्ट में टूटना प्रारंभ हुआ। लगभग 200 मिलियन ईयर एगो जो मैंने आपको बोला कि ये टूटना प्रारंभ हुआ, तो ये ईयर एगो ये टूटना प्रारंभ हुआ, ब्रेकिंग स्टार्ट हुआ इसका। तो ये देखो किस 2 पार्ट में टूटा। एक पार्ट को बोला गया लॉरेंसिया, बहुत जगह आपको लॉरेंसिया मिलेगा, बहुत जगह लॉरेसिया मिलेगा, ठीक है, आप देख लेना। तो एक पार्ट को बोला गया, पहला पार्ट को लॉरेसिया, जो ऊपर वाला पार्ट था, जो ऊपर पार्ट था उसको बोला गया लॉरेसिया, जो नीचे वाला पार्ट था उसको बोला गया गोंडवाना। अब समझो कि गोंडवाना का नाम क्यों आ रहा था बार बार, पैंजिया। अब देखो क्या हुआ, ये जो पेंथेलेसा ओशन है, ये जो महासागर था, ये जब लैंड फॉर्म्स अलग हुए, ये मास टूटा, ये इसके बीच में आ गया और इसका नाम पड़ गया टेथिस सी। क्या पड़ गया? टेथिस सी, ठीक है। सो अब 225 साल पहले तो भाई एक पैंजिया था, 225 मिलियन ईयर एगो पहले पैंजिया था। और 200 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ कि पैंजिया टूटना स्टार्ट हुआ। क्यों? ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट और मेंटल कन्वेक्शन, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, थर्मल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो भाई कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हुआ प्लेट में, प्लेट्स मूव कर गई, तो ये प्लेट ब्रेक करने लगी, ये ऊपर मूव करने लगा और ये नीचे मूव करने लगा। और ये जो पेंथेलेसा ओशन था, ये इसके बीच में आ गया, इसलिए इसका नाम दे दिया गया टेथिस सी। सो अब हम देखेंगे कि इसके 2 टुकड़े हुए, ऊपर वाले टुकड़े को बोला था लॉरेशिया, नीचे वाले को बोला था गोंडवाना।
ठीक है, गोंडवाना। इसीलिए आपने बहुत बार सुना होगा कि भारत जो है गोंडवाना का हिस्सा है। तो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ इंडिया है, दिख रहा है आपको, यहाँ इंडिया है। अब आप समझना थोड़ा सा, ये देखो ये 33C हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ध्यान दो। अभी मैंने बोला था ना आपको, देखो क्या क्या बढ़ रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका बन रहा है, ये यूरेशिया है, ये बाद में टूटेगा यूरोप में और एशिया में। ये देखो साउथ अमेरिका बन रहा है, ये अफ्रीका बन रहा है, ये इंडिया है, ये अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया है, आपको दिख रहा होगा। तो ये पैंथेलेसा ओशन तो 33C में कन्वर्ट हो गया, पैंजिया 2 पार्ट में टूट गया, ऊपर और नीचे। और इंडिया को बोला था गोंडवाना का हिस्सा है, क्यों? क्योंकि देखो ये इससे टूटा है, जब पैंजिया 2 पार्ट में टूटा लॉरेशिया गोंडवाना में, तो भाई इंडिया जो था गोंडवाना में था, तो भाई इसलिए बोला था कि इंडिया गोंडवाना का हिस्सा है। अब आ जाओ इसको देख लेते हैं। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ 7 कंटिनेंट, 7 महाद्वीपों का गठन कैसे हुआ। तो देखो पैंजिया टूटा, आपको बता दिया मैंने, पैंजिया टूटा तो क्या बना, पहला पार्ट बना लॉरेंसिया या लॉरेशिया, दूसरा पार्ट क्या बना, गोंडवाना, जो मैंने आपको दिखाया। ये ऊपर वाला पार्ट था लॉरेशिया और ये नीचे वाला पार्ट बना गोंडवाना। अब बीच में जो पैंथेलेसा ओशन था वो बन गया 33C। ठीक है, इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इतना तो पता चल ही रहा होगा आपको, सबका नाम वही है। ठीक है, इसको आप पैंजिया ही बोलोगे। सो भाई हिंदी कैंडिडेट्स अकबकाना मत, बहुत कुछ जो है बहुत नॉर्मल चीज़ें है, उसी को मैंने ट्रांसलेट नहीं किया, बाकी तो मैं सब कुछ ट्रांसलेट करके दे ही रहा हूँ। इसे आप टेथिस सागर बोलते हो, उसे गोंडवाना बोलते हो, इसे आप लॉरेंसिया बोलते हो। अब लॉरेशिया टूटा, देखो लॉरेशिया किसमें किसमें टूटा है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में। अभी मैंने दिखाया था नॉर्थ अमेरिका और ये जो यूरेशिया है, 2 पार्ट देख रहे हो ना, ये जो आपका लॉरेशिया है, ये जो आपका लैंड मास है ऊपर जो है, ये देखो फिर यहाँ से टूटेगा तो ये बना देगा नॉर्थ अमेरिका और ये बना देगा यूरेशिया, और यूरेशिया फिर टूटेगा, ये बना देगा यूरोप और ये बना देगा एशिया। तो ये 3 पार्ट में फाइनली टूट के बनता है, जिसमें से इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया आपको कि भाई लॉरेशिया टूटेगा तो नॉर्थ अमेरिका बनाएगा, यूरोप बनाएगा और एशिया बनाएगा। ठीक है, और जब गोंडवाना टूटेगा तो साउथ अमेरिका बनेगा, अफ्रीका बनेगा, ऑस्ट्रेलिया बनेगा, अंटार्कटिका बनेगा। तो भाई इसमें इंडिया का जिक्र ही नहीं है। आप इस फिगर को देखो, ध्यान से देखना, ये देखो ये नॉर्थ अमेरिका 1, ये यूरेशिया है, ये बाद में 2 पार्ट में टूटेगा। तो भाई दोनों पार्ट को ले लेते हैं, 2 और 3, एक हो गया यूरोप और एक हो गया एशिया। ये साउथ अमेरिका देखो 4, अफ्रीका देखो 5, अंटार्कटिका देखो 6 और ऑस्ट्रेलिया देखो 7। इंडिया भी तो है यहाँ, लेकिन इंडिया आपको दिख रहा है क्या? गोंडवाना में इंडिया आपको दिख रहा है, देखो गोंडवाना में इंडिया मैंने कहीं लिखा नहीं, लिखा क्यों नहीं लिखा, समझना। ठीक है, तो अभी इतना ही जानो कि पैंजिया टूटा लॉरेशिया गोंडवाना में, बीच में 33C, पैंथेलेसा ओशन जो दोनों लैंड मास टुकड़े, जो भूमि के टुकड़े अलग हुए, ये पैंथेलेसा ओशन बीच में आया तो उसको 33C बोला गया। लॉरेशिया से बना नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, उधर से बना साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब चलते हैं, अब इसको देखो, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अब यहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट, भाई अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बैठा है। ड्रिफ्टमेंट मतलब मूवमेंट, ड्रिफ्ट कर रहा है, स्लोली मूवमेंट को ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ड्रिफ्टिंग स्लो मूवमेंट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। जब आप धीरे धीरे चलते हो, ड्रिफ्ट कर रहे हो, देखो पानी में एक कागज को डाल दो, कैसे धीरे धीरे फ्लो करेगा, सो ड्रिफ्ट हो रहा है वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूरे मैप से क्लियरली दिखा है, यहाँ पे आपको इंडिया का पोर्शन दिखेगा। देखो 225 मिलियन साल पहले मैंने जो बोला था, ये देखो ये पैंजिया है, ये पूरा एक जो लैंड मास है इसको हमने बोला पैंजिया, और ये जो ओशन है इसका नाम दे दिया था हमने पैंथेलेसा, दिया था कि नहीं, पैंथेलेसा। कोई दिक्कत? चलो अब देखो, ठीक 150 मिलियन ईयर एगो, उसके ठीक 75 मिलियन साल बाद की बात है। देखो ये 225 मिलियन साल पहले की बात है, इसमें जब तुम 75 मिलियन ईयर एगो जोड़ दोगे तो आप 150 में पहुंच जाओगे। ठीक है, ठीक है भाई, टाइम धीरे धीरे घटा रहे हम। या फिर मानो आज से 150 मिलियन ईयर एगो ये जो पैंजिया था ये टूट के ऐसा बना, 2 पार्ट में टूटा, यहां से देखो ब्रेक कर गया, यहां से ब्रेक कर गया। ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला लॉरेशिया और नीचे वाले पार्ट को हमने बोला गोंडवाना। कोई दिक्कत? और बीच में ये जो पैंथेलेसा ओशन था, ये बीच में जब आया तो इसे हमने बोल दिया टेथिस-C। ठीक है, टेथिस, THYS। कोई दिक्कत? अब हम अगर आज से 100 मिलियन साल पहले जाते हैं, ये आज से हम 150 मिलियन साल पहले गए तो पैंजिया ऐसा दिख रहा था, 225 मिलियन साल पहले गए तो पैंजिया ऐसा दिख रहा था। अगर हम 100 मिलियन ईयर एगो चले गए, इसको थोड़ा सा ऊपर करने दो तब आपको देखने में आनंद आएगा। फिर ये थोड़ा चेंज होगा, उसको टेंशन मत लेना, पहले समझो, पहले तो समझो।
अब देखो अगर हम 100 मिलियन ईयर एगो जाते हैं तो ये देखो सारे कंटिनेंट्स आपस में टूटने लगे। ये जो था फिर यहां से टूटा, यहां से ये टूटा, यहां से ये टूटा, यहां से ये टूटा, ये सब टूटने लगे। और ये देखो इधर में ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट होने लगे। ये जो लॉरेशिया है उसका ड्रिफ्टमेंट नॉर्थ की तरफ होने लगा और गोंडवाना का ड्रिफ्टमेंट साउथ की तरफ होने लगा। कुछ इधर भी टूट के गए, कुछ इधर भी टूट के गए, कुछ इधर टूट के गए, कुछ इधर टूट के गए, तो सब कंटेंट टूटे हैं। और ये बनाया देखो नॉर्थ अमेरिका, ये जो पार्ट है ये बनाया नॉर्थ अमेरिका। ये जो बनाया इसको यूरेशिया प्लेट बोलते हैं, इसको यूरोप और एशिया, शुरू में यूरेशिया बोलते हैं, बाद में टूटा तो ये यूरोप और एशिया बन गया। ये प्लेट्स इधर मूव की, ये वाली जो प्लेट्स हैं ये इधर मूव की, ये बना दिया साउथ अमेरिका। ये प्लेट्स हल्का हल्का इधर मूव की, ये अफ्रीका बना दिया। ये प्लेट्स इधर मूव की, ये बना दिया अंटार्कटिका। और ये प्लेट्स इधर मूव की, ये बना दिया ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया देखो अभी यहाँ है, इंडिया देखो अभी यहाँ, ध्यान देना हम इंडिया को कहाँ ले जा रहे हैं, ध्यान देना। भारत कहाँ से कहाँ चला गया। पहले इंडिया जो था ऑस्ट्रेलिया के नजदीक था, ऑस्ट्रेलिया हमसे सटा हुआ था। इनिशिएशन में देखो ये रहा इंडिया और ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा अंटार्कटिका। तो भाई हम तो सटे हुए थे, हम तो ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से लगभग सटे हुए थे। जब 150 साल पहले हम गए तो देखे कि थोड़ी दूरी बढ़ गई है, और लगभग 100 साल पहले गए तो थोड़ी और दूरी बढ़ गई है। अब देखो इस मैप में देखो आज पृथ्वी, आज टुडे, अर्थ टुडे, आज के डेट में जो पृथ्वी है उसमें कहां दिख रहा है आपको, इंडिया दिख रहा है क्या कहीं? इंडिया देखो यहां पहुंच गया है। मतलब ये जो इंडिया है ये यहां से ड्रिफ्ट करते करते इस यूरेशियन प्लेट में जाकर टकरा गया। ये यहां से देखो, ध्यान दो, ये इंडिया यहां से ड्रिफ्ट करते करते ये यूरेशियन प्लेट में टकरा गया। अब हम सबको मिटा रहे हैं, एक बार और आपको अच्छे से बता रहे हैं, ध्यान देना। इंडिया फिलहाल यहां है आई। अब इंडिया क्या होता है, इंडिया पे ड्रिफ्ट करता है और ड्रिफ्ट करते करते जाके इस प्लेट में, जो कि पहले देखो शुरू में इस प्लेट का नाम यूरेशियन प्लेट था, यूरेशियन प्लेट था। बाद में ये टूटा तो बना यूरोप, यूरेशिया ही बोलो, और दूसरा बना एशिया। तो ये जब दोनों मिला हुआ था तो इसको यूरेशिया बोलते थे, बाद में टूटा तो यूरोप और एशिया बना। तो इंडिया देखो यहां से टूटा, ये रहा हमारा इंडिया, ये इधर हल्का हल्का ड्रिफ्ट कर रहा है, यहां हल्का और ड्रिफ्ट किया, और आज ड्रिफ्ट करते करते ये जाके देखो इंडिया यहां है, ये यहां से ड्रिफ्ट करते 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 जाके यूरेशियन प्लेट या यूरेशिया प्लेट में टकरा गया और इस एशिया प्लेट का हिस्सा बन गया, इस एशिया महाद्वीप का हिस्सा बन गया। इसलिए इंडिया आपको दिख नहीं रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ये रहा कहानी कि इंडिया जो है ना, इंडिया गोंडवाना का पार्ट था, ये टूटा और टूट के ड्रिफ्ट करते हुए गया कहां, यूरेशियन प्लेट में टकराया और एशिया का हिस्सा बन गया। तो पहले ऑस्ट्रेलिया हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, आज बहुत दूर है, जाना ऑस्ट्रेलिया किसी को। सो ये रहा इंडिया का शिफ्टमेंट, आपको दिख रहा होगा, पहले यहां था, पहले यहां था। देखो शुरू में इंडिया कहां था, यहां था, टूटा तो हल्का ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर फाइनली ड्रिफ्ट करके इंडिया यहां आ गया। ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। अब इसी ड्रिफ्टमेंट को मैं आपको ठीक से दिखाता हूं, और ये बाकी आप देख लो 7 कॉन्टिनेंट बन गए। कौन कौन बने? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट हो गए। अगर आप इसको नेमिंग करना चाहो तो कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7। इंडिया तो चला गया, इंडिया मिल गया कहाँ जाके, इंडिया हमारा बन गया एशिया का पार्ट, ठीक है। सो इंडिया बन गया एशिया का पार्ट। अब इसी को थोड़ा सा मैंने और अच्छे जगह में समझाया। देखो ये जो लैंड मास था इंडिया का, ये जो यहाँ था, ये जो ये था, ये देखो कैसे ड्रिफ्ट कर रहा है। ये देखो इसका ड्रिफ्टमेंट इधर हुआ, और ये देखो यहाँ लिखा हुआ यूरेशियन प्लेट, ये ड्रिफ्ट करता गया और जाके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। और एक और इंपॉर्टेंट घटना जो हुई यहाँ पे वो ध्यान से देखो, ये देखो हमारा इंडिया था जो कि यूरेशियन प्लेट से टकराया। इंडिया पहले ऐसा था और जाके यूरेशियन प्लेट से जो टकराया है, ये रहा यूरेशियन प्लेट, और ये रहा हमारा इंडिया, ये टकराया है। तो हिमालय क्या हुआ, टकराएगा तो प्रेशर पड़ेगा, फोल्डिंग स्टार्ट हुआ, वलन पड़ा और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ये देखो ये जो बना है ये हिमालय बना है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई कि हिमालय बना कैसे है। ये रहा हमारा, यहाँ लिखा हुआ हिमालय माउंटेन, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं हिमालय, द ग्रेट हिमालय, ठीक है। तो भाई जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई, वलन पड़ा, फोल्डिंग हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ और हिमालय राइज कर गया और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से हिमालयन माउंटेन्स बने हैं। सो आई होप आपको ये चीज
समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा जान के कि भाई हिमालय ऐसे बना, पता नहीं आप लोगों को पता था तो अच्छी बात है, ठीक है। और ये देखो ये ड्रिफ्टमेंट हुआ, स्लो ड्रिफ्टमेंट ये स्लो ड्रिफ्टमेंट है, काफ़ी साल लग गए भाई पहुंचने में भारत को वहाँ से वहाँ। पता नहीं अगले 1 लाख मिलियन साल के बाद या 100 मिलियन साल के बाद हो सकता है हम लोग अमेरिका के बगल में हो, कोई नहीं जानता कि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट चल ही रहा है। एक्चुअली क्या हुआ, अर्थ का जो सेंट्रीपिटल है, अर्थ रोटेट करता है तो रोटेशन की वजह से एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, इसके वजह से ही मूवमेंट्स होते रहता है। ड्रिफ्टिंग का मूवमेंट बहुत का, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के बहुत सारे रीजन है, अर्थ का रोटेशन भी एक रीजन है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि पृथ्वी का जो घूमना है अपनी सतह पे, उससे भी बाह्य बल लगता है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको क्या बोलते हो, आंतरिक बल और बाह्य बल जो भी बोलते हो, तो वही फोर्स लगता है, तो भी एक रीजन है ड्रिफ्टमेंट का, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट का, ठीक है। तो ये देखो इंडिया यहाँ से गया, यूरेशियन प्लेट में टकरा गया, इस तरह से हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब हम आज इस लेक्चर को यहीं एंड कर रहे हैं, अपना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं एक बात बोलूँ, रुको अभी एक बात और सुनते जाओ, अदरवाइज कहानी इनकम्प्लीट रहेगी। तो अगर आपसे बोला जाता है, मान लो आपसे अगर बोला जाता है इंडिया किसका हिस्सा है, देखो तो इंडिया को जब बोला जाता है ना, तो इंडिया में लगभग बोला जाता है कि इंडिया भाई आपका गोंडवाना का पार्ट है। इंडिया जो है किसका पार्ट है, गोंडवाना का पार्ट है, आपको बोला जाता है। तो भाई इंडिया, भारत जो है पैंजिया, पैंजिया से भाई गोंडवाना, गोंडवाना से फिर साउथ एशिया, साउथ एशिया से बना इंडिया, इंडिया से बना झारखंड, और झारखंड के इसी रॉक को हम रॉक के स्टडी करने वाले हैं। तो आप समझ लो, इसलिए भारत को हमेशा गोंडवाना का हिस्सा बोला जाता है। और ये जो चीज़ है अब आपको समझ में आएगी कि भाई पहले पैंजिया था, पैंजिया से टूट के हम लोग गोंडवाना में गए, गोंडवाना से साउथ एशिया में चले गए, और वहाँ से फिर इंडिया बना, इंडिया में भाई हम झारखंड, और झारखंड के रॉक्स को पढ़ने के लिए हम ये सब टाइम इस खेल को देख रहे थे कि भाई कहानी चला कैसे, भूगर्भिक संरचना बनी कैसे, क्योंकि अब हमको समझ में आएगा कि भाई कौन सा रॉक, गोंडवाना रॉक्स भी पढ़ना हमको आगे। तो भाई गोंडवाना रॉक्स इंडिया में पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि भाई इस गोंडवाना ये जो टूटा है इसी से बना हुआ है भारत, इसी से बना हुआ है भारत। तो इस तरह की चीज़ें हम अभी आगे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रॉक बेस्ड ऑन द टाइम स्केल। इसी लेक्चर को हम आगे करेंगे चूँकि ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको यहीं पे आज रोकते हैं। सो जो गाइस जो भी मैंने पढ़ाया है आप उसको ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। कहीं कोई डाउट होता है आप मुझे क्वेश्चन में कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। आप प्लीज़ तुम लोग इतना इम्पेशेंट मत हो, खोटा भी आ रहा है, हम ला ही रहे हैं, सारा वीडियो ला रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि अच्छा कंटेंट देने के लिए कि देखो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर मुझे ऐसे ही बोलना है तो बताओ, फिर लाइव आते हैं हम आपको डेली सुना के निकल जाते हैं 2-3 वीडियो। सो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखो, हम सब कुछ ला रहे हैं, एग्ज़ाम में अभी थोड़ा वक्त है, हम आपको देंगे, अच्छा कंटेंट देंगे, समझा भी देंगे, एग्जाम से पहले कोर्सेज भी खत्म होंगे। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेना, जो लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लेना। ज्योग्राफी का पहला लेक्चर का मैंने पीडीएफ दे दिया था। हिस्ट्री पे थोड़ा काम चल रहा है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों कहानी है, और हिस्ट्री जब खत्म होगा तो हम उसका पूरा पीडीएफ एक साथ दे देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है यार। इसको पढ़ाने के बाद मैं इसका भी लेक्चर का पीडीएफ देने वाला हूँ। सो टिल देन स्टे सेफ, फिर मिलते हैं।